नमस्कार, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगनर्स सीरीज़ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो से हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ रखी है, तो इतना समझ लीजिए कि ये इंटीग्रेशन जो है उसी डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई फंक्शन मान लीजिए y इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, हम इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है हमको? एफ डैश एक्स मिलता है। अगर इसी फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन का साइन कुछ इस तरह से होता है, इसी फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमको क्या मिलेगा? हमको पुराना फंक्शन जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे अंतर सिर्फ होता है एक कांस्टेंट हम एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, वो हम लोग समझेंगे कि ये क्यों ऐड किया जाता है कांस्टेंट। तो ये एक तरह से रिवर्स प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए इंटीग्रेशन को कई बार एंटी डेरिवेटिव या एंटाई डेरिवेटिव, ये उच्चारण पर का फ़र्क है, एंटी या एंटाई डेरिवेटिव भी कहा जाता है। तो अब यदि परीक्षा में आप लोगों से प्रश्न पूछ दे कि एंटाई डेरिवेटिव या एंटी डेरिवेटिव निकालने को, तो घबराना कुछ नहीं है, बस फंक्शन को हमको इंटीग्रेट कर देना है। ये स्पेलिंग होता है, ठीक है, ANTI। ठीक है। यदि कोई फंक्शन है, मान लीजिए y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? y डैश इज इक्वल्स टू 2x मिलेगा। अगर हम इसको फर्दर अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस सी कुछ मिलेगा। आप कहिएगा सर ये c क्या हो गया, यहाँ तो c है नहीं। यहाँ भी c है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, अभी जब लोग आगे सीखेंगे तो पता चलेगा कि ये c होता क्या है। ठीक है, क्लियर है ये? यानी कि ये इसका इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का, ये रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, कुछ इसमें छोटे छोटे कुछ फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को देख लिया जाए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला फार्मूला क्या है? हम लोगों ने क्या सीखा था? डी बाई डी एक्स की पावर n, सबसे पहला यही फार्मूला सीखा था, इज इक्वल्स टू एन एक्स n-1, कुछ यही था हमारा। हम यहाँ भी कुछ यही सीखेंगे, x की पावर n dx। अच्छा हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने जो डिफरेंशिएशन की शुरुआत की थी उस समय भी और इंटीग्रेशन की शुरुआत में भी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दरअसल होता क्या है इसके बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं। इसके बारे में बहुत डीप में चर्चा एडवांस सीरीज़ के वीडियो में होगी। सिर्फ इंट्रोडक्शन, इंटीग्रेशन के इंट्रोडक्शन में ही कम से कम 15 से 20 मिनट का वक्त चाहिए, तभी उन सब चीज़ों को हम लोग साइडलाइन करके सिर्फ इसके वर्किंग पे ध्यान देंगे, कि ताकि बच्चों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उस टॉपिक में आ जाए। जिन लोगों ने 12th स्टैंडर्ड तक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रखी है उन लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाए, हमारा मेन मोटिव ये है। उसके बाद हम लोग इसके बारे में बहुत डीप में पढ़ेंगे कि इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता क्या है इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का, दोनों का। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिखें, इसका जो इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को, तो हमारे पास क्या आएगा? x की पावर n+1 अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में n+1। ठीक है, ये आएगा प्लस c। आइए इस प्लस c को भी समझते हैं कि क्या होता है, उसके बाद आगे देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये एक फंक्शन मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है, और एक दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तीसरा फंक्शन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7। तीन फंक्शंस, तीन डिफरेंट फंक्शंस हमारे पास है। अब कहा जाए, मान लीजिए इसको हम y1 कह देते हैं, इसको हम y2 कह देते हैं, इसको हम y3 कह देते हैं। ठीक है, तीन फंक्शंस दिए हुए हैं, इन तीनों को हमको डिफरेंशिएट करना है। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इसको हम अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, y1 डैश कर देंगे,
तो क्या आ जाएगा, इसको 2x लिखा जा सकता है। उसी तरह से y2 डैश को कितना लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं। y3 डैश को क्या लिख सकते हैं, इसको भी 2x लिख सकते हैं। यानी y1 डैश, y2 डैश और y3 डैश, देखिए तीनों को हमने जब तीनों का वैल्यू कितना है हमारा 2x है। तो अगर हमने कहा कि यहाँ इसका ये रिवर्स प्रोसेस है, जब रिवर्स प्रोसेस करेंगे, इसका हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो हमको, यानी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे को रिज़ल्ट क्या मिलेगा, रिज़ल्ट मिलेगा एक्स स्क्वायर तो मिलेगा ही मिलेगा, और फिर प्लस सी। तो अब देखिए ये सी जो है ये इन सबको रिप्रेजेंट करेगा। ये एक्स स्क्वायर को तो रिप्रेजेंट कर दिया, 2x को फर्दर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ये वाला फार्मूला लगाकर। x की पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो 1 + 1 2, 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2, x की पावर 1 हो जाएगी। तो x की पावर 1 + 1 हो गया, नीचे 1 + 1 2 हो गया, यहाँ भी 2 दिया हुआ है, 2 2 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये सी जो है इन सबको, इस पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम पैरामीटर भी कहते हैं, इसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कहते हैं। और इसकी वैल्यू हम देखेंगे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम देखेंगे कि इस सी की वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट होती है और इसको कैसे कंप्यूट किया जाता है। अभी थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। यहाँ तक तो स्पष्ट है ये सी क्यों लगाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरी संख्या होती, एक्स स्क्वायर माइनस 10 होता, तो भी हमारा उसको डिफ्रेंशिएट करके 2x ही आता, 2x आता। तो 2x को हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमको एक फैमिली ऑफ फंक्शंस मिलेगा। ये उस फैमिली ऑफ फंक्शंस में कौन सा मेंबर होगा, सी इट्स अ फैमिली, ओके, इट्स अ फैमिली। अब हम इसका, जैसे मान लीजिए कोई नाम ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि महाराजा परिवार है, कोई राजवंश है, उस राजवंश के पूरे सदस्यों को ये डिनोट करेगा। लेकिन एक राजवंश का एक पर्टिकुलर कोई मेंबर है, कोई सदस्य है, उस सदस्य, वो सदस्य कौन सा है वो इसकी वैल्यू डिटरमिन करेगी। ठीक है, चलिए अब थोड़े से कुछ यहाँ पर और डिस्कशन कर लिया जाए। अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ जो x की पावर n dx इज इक्वल्स टू x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 + c जो हमारा रिजल्ट है, इस रिजल्ट में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर n जो है इज़ नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। ठीक है, अगर n -1 के इक्वल हो गया, यहाँ पे -1 + 1 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमारा नॉट डिफाइंड होगा। ये तो हुआ पहला कारण। दूसरा कारण क्या होता है ये देखते हैं। अगर x की पावर मान लीजिए -1 के बराबर है तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, xn को इस तरह से लिखा जा सकता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, x की पावर -1 को। और हम लोग जब डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने एक चीज़ और देखी थी, या फिर ln x y इज इक्वल्स टू, जब इसको हम फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा आंसर हमारा, 1/x आएगा। यानी कि ये इस फंक्शन को जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इतना आएगा। यानी इस फंक्शन को के लिए 1/x के लिए पहले से हमारे पास एक वैल्यू दी रखी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक चीज़ और हम लोगों ने देख लिया, हालांकि इसको सही तरीके से जो डिनोशन इसका होता है, मैथमेटिकली करेक्ट जो डिनोशन वो होता है इसका इस तरह से होता है, mod x प्लस सी। ठीक है, दिस इज़ द करेक्ट मैथमेटिकल नोटेशन। लेकिन चूँकि चलिए हम लोग इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं, इसीलिए हम लोग को यहाँ पर एक क्षमा किया जा सकता है इस अपराध के लिए। अपराध है गणित के विद्यार्थी के लिए, अगर यहाँ इसने मॉड छोड़ दिया तो यह एक संगीन अपराध है। परंतु चूँकि हम लोग इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं, इसीलिए हम लोगों को इस अपराध के लिए यहाँ पर क्षमा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसी तरह से हमारे पास अगर e की पावर mx dx है, इसका आंसर हो जाएगा 1/m e की पावर mx प्लस c। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। ये और हमारे लिए अभी जितना भी इम्पोर्टेंस है मेथड्स ऑफ, देखिए
इंटीग्रेशन के कई सारे मेथड्स हैं। एक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे लिए थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एक है हमारे लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसके बाद है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। हालांकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो हमारा एडवांस सीरीज़ में उससे काफ़ी प्रश्न आते हैं, लेकिन चूंकि बिगिनर सीरीज़ में और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में और बहुत हद तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन तक अगर कर लिया जाए, आगे चर्चा करेंगे क्या होता है, तो हमारा काम हो जाता है। और मैंने किसी भी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पे बहुत 3-4 यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन पेपर्स हम लोगों ने देखे हैं, उसमें मैक्सिमम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से काम चल जाता है बच्चों का। तो हम लोग वहीं तक पढ़ेंगे। यदि आप लोग कहेंगे तो हम लोग उसकी चर्चा कर देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, उसको भी पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि उस टॉपिक को हम लोग एडवांस सीरीज़ के वीडियो में देखें, ठीक है ये। लेकिन यदि आप लोगों की डिमांड होगी तो उस डिमांड को हम लोग यहाँ पूरा करेंगे। आइए जल्दी से देखते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। बहुत आसान टॉपिक है वो भी। मान लीजिए कि हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है 2x + 7 की पावर 5। कहा गया कि इसको आप इंटीग्रेट करो। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? ठीक है, ये देखिएगा, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। अभी जब हम लोग ये साइन का मतलब क्या होता है, ये साइन पर हम लोग बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे एडवांस सीरीज में। अब हमको कह रहा है कि इसको इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करने का एक तरीका हो सकता है कि इसको एक्सपैंड किया जाए, एक्सपैंड करके फिर अलग अलग इंटीग्रेट किया जाए। अच्छा हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह से फंक्शन दिया हुआ है कुछ हमारे को, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। कुछ सिंपल मेथड से इसको माइनस कर लीजिए, ठीक है। अगर कुछ इस तरह से दिया हुआ है a ऑफ fx dx इज इक्वल्स टू इसको a, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ठीक है। इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। तो हम एक्सपैंड कर सकते हैं। कुछ लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम यदि पढ़ा होगा तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके इसको एक्सपैंड करके आंसर लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन वो बहुत ही लंबी प्रक्रिया होगी और सभी को बाइनोमियल थ्योरम तो की जानकारी भी नहीं होगी। कई बच्चों को तो बाइनोमियल थ्योरम की जानकारी भी नहीं होगी। तो इसके लिए उपाय क्या है कि इस पूरे फंक्शन को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। जैसे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, उसी तरह से इसको करेंगे। t इज इक्वल्स टू 2x + 7। अब ध्यान रखिएगा, अब एक बात ध्यान दीजिए कि हमको, अच्छा चलिए पहले इसको देखते हैं। इसका मतलब कि 2x इज इक्वल्स टू t - 7 लिखा जा सकता है। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू t/2 - 7/2 लिखा जा सकता है। अब इस x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या होगा, dx/dt लिख सकते हैं। इसको dx/dt लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 1/2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 ही तो आएगा, इधर 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज dx इज इक्वल्स टू 1/2 dt लिखा जा सकता है। ठीक है। अब देखिए 2x + 7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, t की पावर 5। और इस dx की जगह कितना लिख सकते हैं, इतना लिखा जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यदि हम इस पूरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे को dx को भी सब्स्टिट्यूट करना है। तो dx को हम इस तरह से, dx इज इक्वल्स टू 1/2 dt। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग तो इसमें कुछ खास नहीं है। किस फंक्शन को क्या लेना है, क्या कंसिडर करना है, उस हिसाब से निकाला जा सकता है। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर 6/12 हो जाएगा। 2 × 6 12,
प्लस सी, टी कितना रखा था हम लोगों ने, 2x + 7 रखा था, आ गया आंसर हमारा। ठीक है, क्लियर है। आइए हम लोग जल्दी से एक इकोनॉमिक फंक्शन देखते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं इकोनॉमिक फंक्शन का, उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। बोर्ड पर आप लोगों को 3 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। आइए एक एक बार पढ़ते हैं तीनों क्वेश्चंस को, फिर वन बाय वन उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन इज MC इज इक्वल टू Q² + 2Q + 4, फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन इफ द फिक्स्ड कॉस्ट आर 100। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, गिवन दैट MR बोले तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 10 - 4Q फॉर ए मोनोपोलिस्टिक, फाइंड द, प्रोड्यूसर होना चाहिए था, बहरहाल फाइंड द TR मीन्स टोटल रेवेन्यू एंड डिड्यूस द कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड फंक्शन। ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन इफ द MPC बोले तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज गिवन बाय 0.5 + 0.1 अपॉन √y एंड कंजम्पशन इज 85 व्हेन इनकम इज 100। ठीक है, इतना तो स्पष्ट हो गया कि पहले 2 प्रश्न जो है वो माइक्रो से हैं और तीसरा प्रश्न जो है वो मैक्रो से है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का एक ही तरीका है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है हम उन सबको नोट डाउन करते चलेंगे और हमारा आंसर निकल आता है। आइए पहले पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। मार्जिनल कॉस्ट दिया है MC इज इक्वल्स टू Q² + 2Q + 4। ठीक है। फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन इफ द फिक्स्ड कॉस्ट दिया है कितना, 100 दिया है, एंड निकालना क्या है हमको, टोटल कॉस्ट निकालना है। कुछ कुछ याद कीजिए, टोटल कॉस्ट फंक्शन, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। कुछ हम इस तरह से लिखते थे, MC इज इक्वल्स टू D/dQ, कुछ इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था, यानी टोटल कॉस्ट फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा। लेकिन हमको निकालना क्या है, टोटल कॉस्ट निकालना है। दिया क्या हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हम डिफ्रेंशिएट करते थे, पहले हम इधर से इधर आते थे, हमारे को दिया क्या होता था, टोटल कॉस्ट दिया होता था, उसको डिफ्रेंशिएट करके हम मार्जिनल कॉस्ट निकालते थे। यहाँ स्थिति उल्टी है। उल्टी स्थिति क्या है कि यहाँ मार्जिनल कॉस्ट हमको दिया है, निकालना क्या है, टोटल कॉस्ट निकालना है। तो उल्टी स्थिति है, रिवर्स, मतलब कि कहीं गाड़ी पे नाव थी, कहीं नाव पे गाड़ी है। तो वैसी स्थिति में हमारे पास अब टेक्निक है इंटीग्रेशन की, तो हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो बस इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। इंटीग्रेट करेंगे तो इस वाले फंक्शन को, तो हमको टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, इसको रब कर दिया जाए। क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है, समराइज कर लिया है। आइए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, किस तरह से लिखेंगे इसको हम, Q² + 2Q + 4 dQ लिखेंगे यहाँ पर हम लोग। ठीक है, इज इक्वल्स टू Q² को करेंगे तो क्या होगा, 1/3Q³ होगा। ठीक है, जहाँ भी डाउट हो आपको रिजल्ट में, इसको झट से रफ में डिफ्रेंशिएट करके देख लीजिए। क्या हो जाएगा, 3Q² होना चाहिए, 1/3 3 कैंसिल हो जाएगा, Q² बचेगा। ठीक है, चेक करने के लिए जहाँ कहीं भी कन्फ्यूजन हो वहाँ पे रफ में जल्दी से चेक कर लीजिए। प्लस अब इसमें देखिए क्या होगा, इसका Q² होगा। Q² को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको 2Q मिल जाएगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। प्लस 4Q होगा प्लस C, ये हमारे को टोटल कॉस्ट फंक्शन निकल जाएगा। बस सिंपल। अब क्या कह रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट 100 दिया हुआ है तो कितना होगा। ठीक है, अब फिक्स्ड कॉस्ट की परिभाषा को हम लोग फिर से याद करने की कोशिश करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता था, प्रोडक्शन हो चाहे नहीं हो, या फिर प्रोडक्शन कितना भी हो, उस कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आने वाला होगा।
फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर क्या होता था? रेंट, इंटरेस्ट, एनर्जी, फिर से आपको सैलरी, ये सब सारी चीज़ें तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती थी ना। अगर हम प्रोडक्शन नहीं भी कर रहे हैं, यदि लॉकडाउन के समय मान लीजिए किसी कारण से फैक्ट्री बंद है, कारण कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट का ऑर्डर भी हो सकता है, या फिर रॉ मटेरियल नहीं पहुंच पा रहा, ये भी हो सकता है। वैसी स्थिति में बैंक से जो लोन लिया है कंपनी ने, उस पर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। हाँ, बैंक उसको रीस्ट्रक्चर कर सकता है, वो बात की बात है, लेकिन बैंक वो इंटरेस्ट तो माफ़ नहीं करने वाला है। पहली चीज़, जो उसको रेंट पे करना था वो कर सकता है कि नहीं? वो जो उसको रेंट पे करना है वो रेंट पे करेगा कि नहीं करेगा? निश्चित रूप से करेगा। मकान मालिक जो है या लैंडलॉर्ड जो है, ये लीनियंस से दिखा सकता है कि तुम इस रेंट को 6 महीने में पे करो, लेकिन उसको पे करना है। जो सैलरी देनी है अपने मैनेजर्स को, एग्जीक्यूटिव्स को, टॉप एग्जीक्यूटिव्स को जो सैलरी देनी है वो देना ही देना है। हाँ, ये हो सकता है कि सैलरी थोड़ा डिले कर सकता है, तो वैसे खर्चे को हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। इसका मतलब कि प्रोडक्शन अभी ज़ीरो है या फिर प्रोडक्शन अपने फुल जूम में हो रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट के क्वांटम में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। ठीक है, हम यह मान के चलेंगे। अब देखिए, अब ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं हमारे क्यू से संबंध रखते हैं, यानी कि ये हमारे वेरिएबल कॉस्ट होंगे। क्यू की वैल्यू जो होगी, जो क्वांटिटी की जो वैल्यू होगी, वो निर्धारित करेगी कि टोटल हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना है। तो यहाँ पर देखिए, और ये जो हमारा कांस्टेंट है, यूजुअली ये देखा गया है कि हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट होता था वो कांस्टेंट ही होता था। तो यहाँ समझने के लिए खाली बताया जा रहा है। क्वांटिटी को अगर हम ज़ीरो रख दें, यानी कि टोटल कॉस्ट जो होता है हमारा, वो वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों का सम टोटल होता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा अगर यहाँ पे ज़ीरो हो जाए, क्यों ज़ीरो होगा? मान के चलते हैं, एजम्पशन है हमारा कि क्वांटिटी का प्रोडक्शन जो है वो ज़ीरो हो रहा है, तब ज़ीरो होगा तो टीवीसी तो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट कितना रहेगा? हमारा 100 रहेगा। तो इन सब में 0 0 0 रख दिए तो ये तीनों ज़ीरो हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा सी की वैल्यू कितनी मिलेगी? 100 मिलेगी। इसलिए जो फाइनल एक्सप्रेशन जो होगा हमारा, वो सी की जगह पर 100 हो जाएगा। अब सी का महत्व तो समझ में आया। यही फिक्स्ड कॉस्ट अगर 80 होता तो यहाँ पे 80 हो जाता, 120 होता तो यहाँ 120 हो जाता। अभी हम लोग एक और एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें इसके महत्व को और अच्छे से समझेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट के महत्व को और अच्छे से समझेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट MR मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 10 - 4Q फॉर ए मोनोपोलिस्टिक प्रोड्यूसर। ठीक है, फाइंड द टोटल रेवेन्यू एंड डिड्यूस द कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड फंक्शन। आइए, इसमें भी वही करना है हमको। याद कीजिए, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता था? D/dQ ठीक है। अब यहाँ पे फिर हमको वही रिवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा, यानी कि इसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 10Q। 10Q क्यों होगा? मान के चलते हैं कि 10 के साथ जो है कोई भी अगर हमारे पास वेरिएबल नहीं लगा है, तो 10 को हम 10 × 1 लिख सकते हैं। उसके बाद इस 1 को हम Q की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, जब Q की पावर 0 लिख दिया तो ये हमारा वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल हो गया। इसको हम फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1 इज इक्वल्स टू Q, और 10Q हो गया। ठीक है, उसी तरह से 4Q का क्या होगा यहाँ पे? Q 1 + 1 Q² बाई 2 होगा, Q² बाई 2 होगा तो 2Q² हो जाएगा। इसको हम करेंगे तो 4Q होगा। ठीक है, प्लस C, यानी टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा हमारा? 10Q - 2Q² प्लस C। ठीक है, अब इस C की वैल्यू को निकालते हैं।
एंड डिड्यूस द कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड फंक्शन। अच्छा हाँ, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारा टोटल रेवेन्यू निकला है। एक ऐसी स्थिति कल्पना कीजिए कि जब हमारा क्वांटिटी का प्रोडक्शन जो था जब शुरू ही नहीं हुआ था। प्रोडक्शन मतलब क्वांटिटी हम बेचने की स्थिति में नहीं थे, ठीक है। यानी Q इज इक्वल टू 0 हुआ करता था कि नहीं हुआ करता था उस समय? टोटल रेवेन्यू भी 0 होता था, टोटल रेवेन्यू भी 0 होता था, और क्वांटिटी भी 0 होती थी। अगर हम उसको मान के चलते हैं कि टोटल रेवेन्यू भी 0 है और क्वांटिटी भी 0 है, तो ये वाली क्वांटिटी तो 0 हो जाएगी, इतनी, ये भी 0 होगा, यानी C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। हाँ, यानी टोटल रेवेन्यू का यहाँ पे हमारा C जो है वो 0 हो जाएगा व्हेन Q इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आइए अब देखते हैं ऐसा क्यों किया, वो भी समझेंगे। अब देखिए, हमारे पास टोटल रेवेन्यू फंक्शन 10Q माइनस 2Q स्क्वायर निकल कर आया। अब टोटल रेवेन्यू के फॉर्मूले को ध्यान दीजिए, कितना हो रहा है? TR इज इक्वल्स टू P इंटू Q होता है कि नहीं होता है? ठीक है, यानी कि चलिए इसको भी रब कर ही दिया जाए। हमको डिमांड फंक्शन निकालना है, ध्यान रखिएगा। P इंटू Q इज इक्वल्स टू TR होता है कि नहीं होता है? दिस इम्प्लाइज P इज इक्वल्स टू कितना होगा? TR डिवाइडेड बाई Q। ये तो पूछा था हमसे, P इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2Q, कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड फंक्शन। दिस इज माई डिमांड फंक्शन, ठीक है। आइए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहां तक तो माइक्रो था, अब ये मैक्रो का सवाल है। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द कंजम्पशन फंक्शन इफ द MPC इज गिवन बाय 0.5 प्लस 0.1 अपॉन अंडर रूट वाई एंड द कंजम्पशन इज 85 व्हेन इनकम इज 100। चलिए, MPC दिया हुआ है, MPC इज इक्वल्स टू 0.5 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब याद कीजिए, MPC क्या होता था? मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम। मार्जिनल आ गया, कंजम्पशन है, तो क्या होता था ये? कुछ याद आ रहा है? ठीक है, इसका मतलब C इज इक्वल टू कितना आएगा? बस इंटीग्रेट कर देना है इसको। ये MPC होता था भैया, हम कंजम्पशन फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे, डेल C अपॉन डेल y होता था, तो यही चीज़ तो होती थी वहाँ भी। 0.5 प्लस 0.1 अपॉन, अब देखिए इसको करेंगे तो कितना आएगा? 0.5 y आ जाएगा प्लस कितना होगा? अब देखिए यहाँ पर कितना है? -1/2 है, ठीक है, -1/2 है, तो -1/2 y की पावर कितनी की? -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, तो कितना नीचे कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा? y की पावर, सॉरी, -1/2 प्लस 1 होगा ना, ये नीचे होगा 1/2 ही होगा। ऊपर कितना होगा? ऊपर भी हो जाएगा 1/2, यानी इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा? 2 रूट वाई हो जाएगा। इतना ही ना होगा? 2 रूट वाई को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 रूट वाई प्लस C। ये हमारा क्या आया? कंजम्पशन फंक्शन आया। यहाँ पर देखिए, कंजम्पशन को भी हम इससे करते हैं, इसको हम कैपिटल C से डिनोट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इतना आया हमारे पास, ठीक है। अब क्या कह रहा है? कंजम्पशन इज 85 एंड इनकम इज 100, तो इसको कर दिया जाए 85, कंजम्पशन इज 85,
इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 100 प्लस 0.2 प्लस सी। तो कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे। 85 इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 100 कितना होगा 50 प्लस 10 इंटू 0.2 2 प्लस सी। दिस इम्प्लाइज कितना 52 हो गया। सी इज इक्वल्स टू 85 माइनस 52। 85 माइनस 52 कितना होगा 33। यहाँ पे हम अब 33 आंसर रख देंगे, ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर द कंजम्पशन हो जाएगा ये। क्लियर है? तो देखिए इंटीग्रेशन में इतना ही है। कई लोग कहेंगे कि इंटीग्रेशन में काफ़ी सारी चीज़ों को छोड़ दिया। वो छोड़ा इसलिए गया है क्योंकि जो सिलेबस है हमारा, सिलेबस में तो कई सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, लेकिन जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं वो इतने दूर से ही आते हैं। इसके लिए उसको यहाँ पे छोड़ा नहीं गया है, यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं की जा रही है। उसकी चर्चा निश्चित रूप से जब एडवांस सीरीज का वीडियो बनाया जाएगा उसमें उसकी चर्चा निश्चित रूप से की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को चूंकि ज़्यादा तकलीफ ना हो और क्वेश्चंस हो जाए। फर्ज कीजिए कि अगर क्वेश्चन आ भी जाता है एग्जामिनेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से, तो वहाँ थोड़ी समस्या होगी। हालांकि उसकी संभावना काफ़ी कम है। उसकी संभावना ऐसे कह लें तो 100 साल में एक बार की संभावना है, उस तरह से है अगर बात की जाए तो इसलिए उसको यहाँ पर, हालांकि अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है आप कहिएगा तो उसको भी डिस्कस कर दिया जाएगा। फिलहाल हमारे प्लान में इतना ही था। इसके बाद अगले वीडियो से हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स चालू करेंगे, जो कि दूसरा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। उस पर हम लोग अच्छी खासी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। ये वीडियो वो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह के वीडियो का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में डेफिनेट इंटीग्रल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।